बोलो इंडिया ऐप के को फाउंडर भी हैं। वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी में। धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री के इस आह्वान को? प्रधानमंत्री का ये आह्वान सभी युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायी है, जिससे हम लोग जो एक प्रयास कर रहे थे कि जो भारतीय स्टार्टअप है वो पूरी दुनिया में अपनी एक मजबूत पहचान बनाए, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे संपूर्ण स्टार्टअप जगत काफी खुश लग रहा है मेरे को। मेरे पास अभी एक सज्जन जो है जुड़े हुए थे और उन्होंने एक चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी इस आह्वान से पहले भी बहुत सारे इंडियन ऐप्स बहुत अच्छे सामने आए थे, लेकिन या तो अमेरिकन कंपनीज ने या फिर चाइनीज कंपनीज ने टेक ओवर कर दिया उन ऐप को। कितना चुनौतीपूर्ण होता है किसी स्टार्टअप के लिए जब वो नया काम शुरू करता है, किसी नए ऐप को एक्सप्लोर करता है और दूसरी कंपनियों को बेचना पड़ जाता है बाद में। तो इससे मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। एक तो डेफिनेटली बहुत ही चैलेंजिंग रहता है स्टार्टअप फाउंडर के लिए एक नए ऐप को बिल्कुल खड़ा करना स्क्रैच से, और लेकिन इसमें जो चीज मदद करती है वो ये है कि क्योंकि हम लोग इंडियंस है और अगर हम इंडियंस के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम इंडियंस के नर्स को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि एक या दो बहुत ही प्रचलित जो अमेरिका के ऐप्स हैं, उनके अलावा कोई भी अमेरिकन ऐप इंडिया में बहुत बड़ा नहीं बना है, बल्कि इंडियन द्वारा ही बनाए गए ऐप्स को अल्टीमेटली किसी अमेरिकन कंपनी ने या तो इन्वेस्ट किया है या तो उसको अक्वायर किया है। जहाँ तक चाइनीज ऐप्स की बात है, चाइनीज ऐप्स का हम सबको पता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, तो उनको हराना या उनसे कोलैबोरेट करना वो एक अपने आप एक चैलेंज रहता है। बट अभी प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने जो निर्णय लिया है अभी कुछ चाइनीज ऐप्स को बैन करने का, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा एक मूव है और इससे जो इंडियन ऐप्स हैं उनको काफी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अब वो अमेरिकी इन्वेस्टर से और जो उन इन्वेस्टर के इनपुट है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको लेवरेज करते हुए और जो इंडियन फाउंडर्स की भारतीय सभ्यता की भारतीयों की जो पसंद है उनका जो एक अनुभव है उसको इस्तेमाल करते हुए एक काफी अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि कल को किसी भी चाइनीज ऐप्स को टक्कर दे सकती है। 59 ऐप्स को बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। उसमें एक ऐप टिकटॉक भी था और बहुत कम समय में उसने पीछे छोड़ दिया यूट्यूब को भी। और आप एक रिप्लेसमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं अपने ऐप के जरिए, तो क्या इस चुनौती को आप सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाब हो गए हैं, या आपको लगता है अभी कुछ और काम करना बाकी है कंप्लीट करने की, अगर जहां तक सवाल या बात है? जी, तो मेरे को ये लगता है कि इस पद पे हम सब अग्रसर हैं। अब जैसे आपने कहा कि बोलो इंडिया को भी एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है टिकटॉक के कंपैरिजन में, तो हम लोग उस बात पे चल रहे हैं। अभी एक अच्छी शुरुआत हुई है पिछले एक हफ्ते में। बोलो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 30 लाख से ज्यादा नए लोग हमसे जुड़े हैं और वो लोग हमसे उतना ही समय एक दिन में बिता रहे हैं जितना कि वो टिकटॉक पर बिताते थे। तो इसका ये मतलब है कि अगर इंडियन ऐप चाहें और अगर इंडियन ऐप को एक इकोसिस्टम मिले तो वो इंडियन यूजर्स को उतनी ही पेज के साथ ग्रो कर सकते हैं। बट हाँ, मैं अभी कहूंगा कि अभी अगर हमको 30 करोड़ भारतीयों तक पहुंचना है तो अभी उसमें कुछ समय और लगेगा। जैसे बोलो इंडिया में हमारा टारगेट ये है कि हम कम से कम 15 अगस्त से पहले 10 करोड़ लोगों तक पहुंचे और फिर उसके बाद इस साल के अंत तक 30 करोड़ लोगों तक पहुंचे। तो बिल्कुल वो चीज पॉसिबल है। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ चाइनीज कंपनी हमसे आगे थी और वो इससे नहीं आगे थी कि उन्होंने बहुत ही कम समय में वो चीज बनाई, बल्कि वो इससे आगे थे क्योंकि वो 10, 12, 15 साल से वो चीजें कर रहे थे। बट अब ये जो मौका मिला है और जो इंडियन टैलेंट है ये पूरा एकजुट होके और जो इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं वो पूरा इकोसिस्टम एक साथ आके पूरी काबिलियत रखता है कि कोई भी इंडियन ऐप जो है आज की तारीख में एक अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ और एक अच्छे विजन के साथ और सरकार की मदद से वो बहुत ही अच्छा कर सकता है और किसी भी चाइनीज ऐप को आने वाले समय में टक्कर दे सकता है। एक वक्त ऐसा रहा और आमतौर पर कुछ लोग ये अब भी मानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव पहलू माना जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी जैसे बार बार कह रहे हैं कि हम इसको एक एसेट भी बना सकते हैं, और एसेट उस मायने में भी है कि हमें दूसरे बाजार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने लोगों की ही पूर्ति कर पाए तो वो
चाहे वो ऐप हो, चाहे वो वेबसाइट हो, अपने आप में जो है एक सफल ऐप और वेबसाइट के तौर पर सामने आ सकती है। अगर अपने लोगों तक रीच को भी अगर वो कंप्लीट कर दिया जाता है तो एक सफलता के गतिमान स्थापित कर सकती हैं हमारी कंपनियां। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए कि टिकटॉक में 30 करोड़ से ज्यादा भारतीय टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे थे और टिकटॉक के लिए जो भारत था वो तीसरी सबसे बड़ी मार्केट थी। तो जो हमारी पॉपुलेशन है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो बिल्कुल एक हमारी एक बहुत ही स्ट्रेंथ है और अगर इंडियंस चाहें तो उस स्ट्रेंथ को हम बहुत अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो भारतीय पॉपुलेशन है, जो हम लोग बात करते हैं 100 करोड़ भारतीयों की, 130 करोड़ भारतीयों की, वो एक हमारी ताकत है। और अगर हम एज ए इंडियन कंपनी हर एक भारतीय के फोन तक पहुंच पा रहे हैं, तो चाहे हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे एक वेबसाइट बना रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, जो कि इंडियन इस तरीके की बहुत सारी कंपनी बना सकते हैं, जो बहुत ज्यादा अलग क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर के साथ आप वोकल को लोकल भी चाहिए, तो उसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक क्या होता था कि टिकटॉक बाहर के लोगों से वीडियो बनवाता था, इंडिया में वो पॉपुलर होते थे और कुछ इंडियन के वीडियोस बाहर जाते थे। अब हम ये कह रहे हैं कि हम 50 से 60 करोड़ भारतीय जो बोलो इंडिया से आने वाले समय में जुड़ेंगे, उनके वीडियोस को हम ग्लोबल लेके जाएंगे। हम उनके टैलेंट को, उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल्स को इस ऐप के माध्यम से दुनिया के बाकी देशों में लेके जाएंगे और उसका जो नीड इसकी रखी जाएगी वो भारतीय पॉपुलेशन की जो एक स्ट्रेंथ है, जो काबिलियत है और जो टैलेंट है, जो मौका मिलने पे खुद को अच्छे से प्रदर्शित करता है, बिल्कुल उसी के सहारे हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। जी, आपने कैसे शुरू किया, कैसे आपके जहन में आया कि एक ऐप इस तरीके का तैयार करना चाहिए? क्या टिकटॉक या टिकटॉक जैसे दूसरे जो ऐप थे, विदेशी ऐप थे, उनसे कहीं ना कहीं आप जो है इंस्पायर हुए? कहाँ से आपके जहन में आया, कहाँ से ये सब शुरू करने? जो बोलो इंडिया है, हम लोग मई 2019 से एप्लीकेशन चला रहे हैं। हम उस टाइम से जब टिकटॉक था और टिकटॉक के बैन की कोई बात नहीं हो रही थी, तो जो हमारी जो एक्चुअल इंस्पिरेशन आई वो किसी अमेरिकी ऐप या चाइनीज ऐप से नहीं आई, बल्कि इंडियन पॉपुलेशन से ही आई, मैं ये कहना चाहूंगा। ये मेरी दूसरी स्टार्टअप है। इससे पहले मैं एक स्टार्टअप कर चुका हूँ, इससे 4 साल पहले। तो उस स्टार्टअप में मैंने ये देखा था कि जो भारतीय युवा थे, उसमें भी हम लोग जो लोगों को टारगेट करते थे वो अधिकतर 18 से 24 साल की आयु के लोग होते थे। तो उनको जब हम टारगेट करते थे तो उनका जो अपनी भाषा के जो वीडियोस होते थे, उसको लेके जो एक उनका प्यार रहता था, एक एंगेजमेंट रहता था एप्लीकेशन पे, वो एक बहुत ही अलग लेवल का रहता था, बहुत ही ज्यादा हाई रहता था एज कम्पेयर से अगर हम उनको इंग्लिश में कोई वीडियो दिखाते थे। तो वहां से हमको एक प्रेरणा मिली। उसके बाद हमने बहुत ज्यादा लोगों से बात करी, जो लोग चाय की दुकान पर जाके चाय पी रहे हैं और पब्लिक बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, पंचायतों में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। हमने उन सबसे बात करी कि उनको किस तरीके का एक एप्लीकेशन चाहिए जो कि उनकी भाषा में उनको अपने जो व्यूज हैं, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो स्किल्स हैं, उनको पूरी दुनिया तक लेके जाने का एक मौका दे। तो वहां से हमको इस पूरे प्लेटफॉर्म का एक आइडिया मिला। फिर उसमें हमने देखा कि लोग अगर टिकटॉक पे ज्यादा एंगेज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। हमने उन कारणों को भी निकाला और उनसे बेहतर कारण यूजर्स को दिए कि वो हमारे एप्लीकेशन में और ज्यादा से ज्यादा एंगेज रहे। तो ये पूरी अपने आप में जर्नी रही है, जिसमें हमने अपनी कुछ पुराने एक्सपीरियंस, उसके बाद अलग अलग वर्ग के भारतीयों से हमारे जो डिस्कशन हुए, उनके जो इनपुट्स मिले, और प्लस जो लोग दूसरे ऐप को यूज कर रहे थे उसमें उनको क्या चीज मोटिवेट कर रही थी उस चीज को यूज करने के लिए। इन तीनों चीजों के मिश्रण के बाद हमने बोलो इंडिया को लॉन्च किया गया 2019 में और तब से लेकर अब तक हम एक अच्छी ग्रोथ जर्नी पे हैं। जी, प्रधानमंत्री मोदी के जो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज जो उन्होंने दिया है वो कितना महत्वपूर्ण है? आपको क्या लगता है कि ये चैलेंज क्या एक टर्निंग पॉइंट भी सिद्ध हो सकता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सही समय पे एक इनोवेशन चैलेंज की घोषणा करी है और जिस तरीके से अभी चाइनीज ऐप्स बैन हुए और हम सब चाह रहे हैं, पूरी भारतीय जनता इस टाइम ये चाह रही है, अगर आप किसी से भी बात करेंगे हर कोई ये चाह रहा है कि जो 59 ऐप्स बैन हुए हैं उन सबके भारतीय ऑल्टरनेटिव उनको मिले जिनको वो हमेशा के लिए इस्तेमाल कर पाए। तो ये जो एक इनोवेशन चैलेंज है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कुछ इनाम की राशि भी रखी है, तो ये सब चीजें एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेंगी जिससे कि जो ऐप्स ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बढ़ चढ़ के अपना इसमें हिस्सा लें। जो लोग नए हैं, बिल्कुल अभी स्टार्टअप की दुनिया में और कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, वो भी इसमें
अपना एक हिस्सा लें और उसके बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद अगर उनको रिकग्निशन मिलता है तो वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। और स्टार्टअप की जर्नी काफी चैलेंजिंग रहती है, स्पेशली अगर आप इंडिया में हैं जहाँ पे अभी भी शॉर्ट वीडियोस ऐप या इस तरीके के जो ऐप्स हैं इसमें अभी फंडिंग जो मिलती है वो थोड़ी सी कम मिलती है एज कम्पेयर टू कुछ अदर सेक्टर। तो ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर रहेगा, प्लस एक बहुत बड़ा स्टेज मिलेगा किसी भी फाउंडर को अपने एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा कदम है, मैं कहूँगा। तो आपके स्टार्टअप का पार्टिसिपेशन भी रहेगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल किया है। हम लोग इसमें अप्लाई अगले 1-2 दिन के अंदर इसमें अप्लाई करने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसमें अच्छा कर पाएं और प्रधानमंत्री जी के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर पाएं। जी, क्योंकि आपने एक कदम उठाया मई 2019 में और वो अब फलीभूत हो गया है और आपने कहा कि आपके यूजर्स लगातार बढ़ रहे हैं। जो नए लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनमें हेजिटेशन है, झिझक बनी होती है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इंडिया में हैं और आप कभी भी स्टार्टअप करना चाहते थे या आप सोच रहे थे कि मैं आज से इतने साल बाद करूंगा, तो ये सबसे सही समय है भारत में स्टार्टअप करने का। इससे ज्यादा सपोर्टिव इकोसिस्टम भारत में कभी भी रहा, जहां सरकार से लेके इन्वेस्टर से लेके प्लस जो एक आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मिल रहा है वो भी बिल्कुल प्रो इंडियन स्टार्टअप मिल रहा है। तो ये बहुत ही सही समय है। हाँ, थोड़ी सी झिझक रहती है पर आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप क्या बड़ी चीज अचीव करना चाहते हैं, आप कितने लोगों की जिंदगी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहते हैं अपनी स्टार्टअप के माध्यम से। उन चीजों को देख के प्रेरणा लें और इस कदम को उठाएं और देर ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है। इससे अच्छा समय आपको भारत में शायद आज तक मिले। अभी आपकी आने वाले समय की आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आप इसे बोलो इंडिया ऐप को ही जो है इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसको विस्तार देना चाहते हैं, या फिर आप कुछ और चीजों में या नए ऐप में भी हाथ आजमाने या उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें? तो हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हम इस साल के अंदर ही अंदर 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के फोनों में पहुंचे। पहला टारगेट हमारा वो है। इसके बाद हमारा टारगेट ये है कि जो भारतीय टैलेंट, जो भारतीय लोग अपने वीडियोस को हमारे एप्लीकेशन पे शेयर कर रहे हैं, हम उसको पूरी दुनिया में लेके जाएं। अगले कुछ ही दिनों में हम श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए अपने ऐप को लॉन्च करने वाले हैं और उससे भारतीयों को ये फायदा मिलेगा कि जो भारतीयों का टैलेंट अभी तक खाली भारतीय देख सकते हैं हमारे ऐप पे, वो अब श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों में पहुंचेगा। अमेरिका से ऑलरेडी हमारे डाउनलोड आ रहे हैं और जो आपके कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहां से लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। अब हम इस चीज को और ज्यादा थोड़ा पुश कर रहे हैं कि जो भारतीय हमारे पे पॉपुलर हो रहे हैं वीडियोस बनाते हुए, हम उनके वीडियोस को, उनके टैलेंट को, उनकी सर्विसेज को, उनकी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ग्लोबली लेके जाए। तो अभी हमारा पूरा फोकस इसी चीज पे है कि हम इस ऐप को कितना बड़ा से बड़ा बना पाए, जिससे कि 30 करोड़ भारतीयों की अगर हम बात करें तो हमसे अगले 1 साल में शायद जुड़े और उसके बाद वो 50 से 60 करोड़ हो। उनकी पहुंच को हम दुनिया के जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जा पाए अलग अलग देशों में। और प्रधानमंत्री जी की वोकल फॉर लोकल जो एक पहल है उसको हम आगे पहुंचा पाएंगे। यही एक हमारा फोकस एरिया है। किसी भी स्टार्टअप के लिए या फिर किसी नए काम के लिए, व्यवसाय के लिए करने से एक चुनौती होता है, तो आप लोगों ने इस चुनौती पर कैसे कंट्रोल पाया, कैसे आपने पार पाया? और यंगस्टर्स अगर जो है जिनको लगता है कि फाइनेंस की कमी की वजह से ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, शुरुआत में आप जब भी कोई स्टार्टअप करते हैं थोड़ा रिस्क रहता है, फाइनेंशियल रिस्क रहता है। इसमें अगर फाउंडर को अपने परिवार से समर्थन मिल रहा है, परिवार उसको मोटिवेट कर रहा है और साथ दे रहा है, तो एक प्लस पॉइंट रहता है। फिर उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं उसका जो बिजनेस मॉडल है उसको कितना स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ ही साथ आपको एक क्षमता एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ ये डेवलप करनी होती है कि आप अपनी कंपनी के जो अच्छे पहलू हैं, अपने कंपनी का जो विजन है उसको इन्वेस्टर्स के सामने अच्छे से रख पाएं। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है और उनकी जिंदगी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, तो इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने लगते हैं। जहां तक बोलो इंडिया की बात है, हमने अपना एक इन्वेस्टमेंट राउंड जो है पिछले साल अक्टूबर नवंबर में क्लोज
किया था। हम अपने अगले इन्वेस्टमेंट राउंड की अनाउंसमेंट 2 दिनों के अंदर करने वाले हैं, और इसके साथ ही उसके बाद एक नए इन्वेस्टमेंट राउंड के लिए ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टर से डिस्कशन चल रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल इस बात का है कि इससे मैं जो भी नए लोग स्टार्ट करेंगे, मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगा कि अपने पे विश्वास रखें और अपनी जो काबिलियत है कि वो अपने विजन को हर किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास दिन में कम से कम 1000 से 5000 स्टार्टअप्स पहुंचते हैं, तो वो हर किसी को हाँ नहीं बोल सकते। तो आपके पास ये अगर आप टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और अपने मतलब की अलग अलग मेंटर्स बना के आप उनसे कुछ चीजें सीख के अगर अपनी स्टार्टअप को अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखते हैं, अच्छे से अपना बिजनेस बनाना सीखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आपको जरूर मिलेगा। जी, आपको क्या लगता है कि आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब इस तरीके के स्टार्टअप वो ज्यादा से ज्यादा सफल हों, और उसके लिए आवश्यकता है कि यंगस्टर्स इस और अपना रुझान करे, और यंगस्टर्स अपना रुझान करे उसके लिए क्या ये भी जरूरी है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी कुछ बदलाव किया जाए? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं तो वो अपना इसमें एक रोल अदा करें। अभी क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ है जो सिर्फ और सिर्फ किताबों से पढ़ते हैं, सीखते हैं कॉलेजेस में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट इसके अलावा कॉलेजेस को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एज अ प्रैक्टिकल सिखानी चाहिए, जो अभी चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, चाहे मैनेजमेंट कॉलेज हो गया, उनके करिकुलम का हिस्सा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने जो स्टार्टअप करते हुए सीखी और प्रॉब्लम ना मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखी, ना अपने मैनेजमेंट कॉलेज में सीखी। तो अगर ये कुछ चीजें हमारे करिकुलम का हिस्सा बनती हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लेवल पे, और अगर इंस्टीट्यूशन भी स्टार्टअप को प्रमोट करते हैं, अगर किसी को बोलते हैं कि आप प्लेसमेंट हॉलीडे ले सकते हो, आप 2 साल जाओ, 1 साल जाओ, स्टार्टअप के लिए ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं वापस आके आपको इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। तो ये जितनी भी चीजें कुछ इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट करी हैं, कुछ ने अपने करिकुलम में कुछ बदलाव किए हैं, तो ये चीज जितने बड़े पैमाने में जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, IITs हो गए, NITs हो गए, NITI, IIMs, जब ये सब करेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम कॉलेज लेवल पे बनेगा, जिससे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट तक ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को एटलीस्ट एक बार अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है वरुण, और आप अपने इस प्रयास के जरिए न खुद अपने पांव पर खड़े हो रहे हैं, बल्कि जो एक आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न सजोया है प्रधानमंत्री ने, उसमें भी आप इनपुट दे रहे हैं, और साथ ही साथ अपने जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स को प्रेरित कर रहे हैं, और ये प्रेरणा जो है फलीभूत होगी, और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो आज नहीं तो कल वो उस लक्ष्य को हम हासिल भी करेंगे। आपने समय निकाला और लोकसभा की टीवी से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।